देखिए, इस वीडियो में मैं तब की बात करूँगा जब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में नहीं रहते थे, वो अमेरिका में रहते थे, फ़ॉरेन में रहते थे और बेसिकली उनकी विचारधारा की बात करूँगा। क्यों उनकी विचारधारा अभी एक्शंस तो हम देख ही रहे हैं, एक्शंस तो उनके एंटी इंडिया है ही। मगर मैं यहाँ पे आइडियोलॉजी की बात करूँगा कि जब वो यूएस में भी थे, फ़ॉरेन में भी थे, तब उनके आइडियोलॉजीज़ कैसे थे, उनके काम कैसे थे, जिससे कि वो डेट्रिमेंटल हैं एक तरीके से बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा और रीजन के लिए उसके बाद इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार जो ईस्टर्न साउथ एशिया का जो रीजन है, इसके लिए क्यों इतने ज़्यादा खतरनाक हैं, उनकी आइडियोलॉजीज़ क्यों इतनी ज़्यादा नेगेटिव है। देखिए, जो पहला कारण है मोहम्मद यूनुस का इतना नेगेटिव परसेप्शन होना, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ परसीव्ड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। उनके लाइफ में, उनके पूरे जीवन में वेस्ट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है। उनकी पॉलिटिकल बायसेस भी प्रो वेस्ट रही हैं रादर देन प्रो बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस के स्ट्रॉन्ग टाइज रहे हैं वेस्टर्न नेशंस के साथ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ और एनजीओस के साथ, व्हिच हैज़ फ्यूल्ड सस्पिशन। लोग शक की निगाहों से देखते हैं इनको कि फॉरेन की आइडियोलॉजीज, यहाँ पे फॉरेन का जो प्रो फॉरेन एजेंडा है, प्रो वेस्ट एजेंडा है, उनको ज़्यादा वो प्रायोरिटी देंगे रादर देन वेस्ट, रादर देन बांग्लादेश के एजेंडा को, बांग्लादेश की प्रॉब्लम्स को। इनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं। इन्होंने ग्रामीण बैंक शुरू किया था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई है। देखिए, ये कोई बहुत दूध के धुले इंसान नहीं है एक तरीके से। ग्रामीण बैंक में इनको, ये गरीब लोगों को लोन देते थे, उनसे उनका पूरा ग्रामीण बैंक चलता था। इन पे मल्टीपल इल्ज़ाम लगे हैं, जैसे इल्लीगल लोन का इल्ज़ाम लगा है कि इनका एक फैमिली रन कंपनी था पैकेज कॉर्पोरेशन, उसको उन्होंने इल्लीगल लोन दे दिए। फिर ओवर प्राइस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्हीं के फैमिली का रन एक प्रिंटिंग प्रेस था, जिसको इन्होंने ओवर प्राइस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए मार्केट से ज़्यादा, ताकि ये ज़्यादा पैसे कमा पाएँ। एम्बेज़लमेंट का इश्यू है, मतलब पैसे मार लेने का। इन्होंने एक वेलफेयर फंड बनाया था, टेलीकॉम वर्कर्स वेलफेयर फंड बोल के, उसके पैसे इन्होंने निकाल लिए थे। हाई इंटरेस्ट रेट 20-20, 25-25% ये इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं फ्रॉम पुअर वुमेन। बहुत सारे लोगों को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हुई थी, न्यूज़ में भी था ये सब। तो ये प्रॉब्लम्स है। फिर फंड डाइवर्जन के इल्ज़ाम लगे हैं, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्स चोरी के इल्ज़ाम लगे हैं, लेबर लॉ वायलेशन के के इल्ज़ाम लगे हैं। बहुत सारे इन पे इल्ज़ाम लगे हुए हैं। कोई नोबेल प्राइज़ मिल गया इसके वजह से, ये नहीं कि बहुत अच्छे इंसान है। नोबेल प्राइज़ का क्या है, ओबामा ने अपने आप को दे दिया था नोबेल प्राइज़, वो भी पीस में। इराक में, अफ़गानिस्तान में इतने बंदे मारने के बाद अपने आप को नोबेल प्राइज़ दे दिया। तो बिल क्लिंटन, ओबामा, जो बाइडेन, ये जो रिपब्लिकन्स हैं, इन्हीं के घर का तो रामू काका ही है और इसको आपने प्रधानमंत्री बना लिया है अपना, हैं? ये बोल के नोबेल प्राइज़ मिला है। तो भैया देख लो फिर, हैं? जैसे आप होते हो वैसे आपकी पसंद भी होती है। तो इस टाइप के इंसान को आपने पीएम बना लिया है, हू इज़ कंप्लीटली एंटी बांग्लादेश। जितने भी बातें कही हैं, जितने भी पॉलिसीज़ बनाई हैं, दे आर जस्ट नॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बांग्लादेश। तो वो आज नहीं तो 5 साल, 10 साल में लोगों को पता चल जाएगा। तो इसका देखते हैं कि ग्रामीण बैंक के कंट्रोवर्सी के बाद इन पे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस भी हुए और इन पे इन्वेस्टिगेशन बैठा तो उस वक़्त के जो वर्ल्ड लीडर्स थे, जैसे हिलेरी क्लिंटन, फ्रांस के प्रेसिडेंट निकोलस सार्कोज़ी, ये लोग बहुत ज़्यादा हसीना गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने लग गए थे, व्हिच शोज़ कि देयर आर डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन मोहम्मद यूनुस एंड दीज़ पीपल। क्योंकि यहाँ पे प्रेस करो तो वहाँ पे आवाज़ आता था, तो इससे डायरेक्ट कनेक्शन एक समझ में आता था। देयर वाज़ परसीव्ड एज़ फॉरेन इंटरफेरेंस क्रिएटिंग रिजेंटमेंट अमंग बांग्लादेशी पॉलिसी मेकर्स एंड सिटिज़न्स। उस वक़्त जो बांग्लादेश के जो पॉलिसी मेकर्स थे, उनको साफ दिख रहा था कि देयर इज़ फॉरेन इंटरफेरेंस। एक बांग्लादेशी ओरिजिन का इंसान अ, धांधलियाँ कर रहा है, जो भी कर रहा है बांग्लादेशी गवर्नमेंट उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और बाकी के वर्ल्ड लीडर चिल्ला रहे हैं, है ना? ये तो गलत बात। अब ये तो ऐसी बात हो गई कि हम अगर नीरव मोदी या मेहुल चोकसी को क्रिटिसाइज़ करें, अचानक से अमेरिका का कोई लीडर बोलने लग जाए, अचानक से फ्रांस का कोई लीडर बोलने लग जाए, व्हिच विल शो एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन देम एंड नीरव मोदी। ठीक है? इस टाइप की बात है। देन These pressure can exacerbate tension between Bangladesh and India, which advocates for regional autonomy. इंडिया हमेशा रीजनल ऑटोनॉमी की बात करता है कि हमारे रीजन में कोई इंटरफेयर उतना नहीं करना चाहिए, हमारे रीजन के प्रॉब्लम्स हम बैठ के सॉल्व करेंगे। बट ये सब जो चीज़ें हैं कि बाहर यू आर इनवाइटिंग अदर फॉरेन फोर्सेस इनटू द रीजन, ठीक जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में हुआ था कि अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप फॉरेनर्स को बुलाते थे, इवेंचुअली वो सारे बैठ गए। ठीक है? वो एक से दूसरे को लड़ा के इवेंचुअली वो फिर से एस्टैब्लिश हो गए। तो वो सब फिर से ना हो पाए, दैट इज़ व्हाट इंडिया वांट्स। सेकंड चीज़ है टेंशन विद द गवर्नमेंट। टेंशन जो उस वक़्त की हसीना गवर्नमेंट थी, उसके साथ इनके बहुत लंबे टेंशन चलते थे। यूनुस हैड लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट विथ रूलिंग अवामी लीग गवर्नमेंट व्हिच वाज़ लेड बाय शेख हसीना। 2011 में द गवर्नमेंट रिमूव्ड यूनुस फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ग्रामीण बैंक ओवर एज रिलेटेड इश्यूज एंड एक्यूजेशन ऑफ फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज़। फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज़ की पूरी लिस्ट मैंने आपको बताई है क्या-क्या था। हालाँकि और भी चीज़ें हैं, दैट्स अ कंप्लीट चैप्टर इन इटसेल्फ, बट उसको हम फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन यूनुस इन टर्न क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट इंटरनेशनली। जब निकाल दिया फाइनेंशियल
इर्रेगुलरिटी सामने आ गई, फिर उन्होंने अपने सारे कनेक्शंस यूज़ करके बाहर एंड गवर्नमेंट के बारे में बुरा-भला बोलना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ? इट डीपेंड डोमेस्टिक पोलराइज़ेशन, बहुत ज़्यादा पोलराइज़ेशन हो गया। या तो आप प्रो हसीना थे, एंटी हसीना थे, प्रो यूनुस थे, एंटी यूनुस थे। तो देयर वाज़ ही क्रिएटेड अ डिविजन एंड पोलराइज़ेशन इन द बांग्लादेशी सोसाइटी। A political unstable Bangladesh could hamper India's effort to foster joint projects such as Maitri Power Plant and Padma Bridge. तो ये जो पावर प्रोजेक्ट्स थे, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स थे, these could get hampered अगर बांग्लादेश पॉलिटिकली अनस्टेबल हो जाए। कोई यहाँ इन्वेस्ट करने का सोचेगा नहीं, कोई, क्योंकि रिस्क हो जाता है ना कि आगे ये सरकार रहे ना रहे। और एग्जैक्टली हमें देखने को मिला कि यही हुआ। जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसी का फायदा उठा के किसी ने शेख हसीना को निकाल दिया और इस रामू काका को बांग्लादेश के सर के ऊपर बैठा दिया। देन अंडरमाइनिंग स्टेट लेड डेवलपमेंट, जो स्टेट लेड डेवलपमेंट, जो सरकार की अपनी प्रोजेक्ट्स थी, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करता रहा हमेशा मोहम्मद यूनुस इंटरनेशनल स्टेजेस में। उसके जो खुद के माइक्रो फाइनेंस मॉडल था ग्रामीण बैंक, उसको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करना, उसको बहुत ज़्यादा मार्केट करना, और गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स थे जैसे आश्रयन प्रोजेक्ट, जो रूरल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स थे, इनको साइडलाइन किया गया फॉरेन के फोरम्स में, और अपना जो माइक्रो फाइनेंस का जो मॉडल था उसी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता था ये हर जगह जगह जाके। तो इससे क्या हुआ कि स्टेट लेड जो इंस्टीट्यूशंस थे उनका धीरे धीरे वो साइडलाइन होने लग गया फॉरेन अफेयर्स में। और क्योंकि जब सरकार काम करती है ना, वो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। या इसने क्या किया, ये छोटे छोटे लोन्स और लोगों को स्किल ना दे के वही छोटे जो एग्रेरियन लेवल के जो काम है उसी में वो लोन दे के उन्हीं में वो खुश रखता था। जबकि सरकार चाहती थी, गवर्नमेंट चाहती थी कि लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आए, लोगों को स्किल दिया जाए, लोग हाई एंड चीज़ें बनाएं, रादर देन वही छोटे-मोटे काम करते रहे। क्योंकि ये 1976 से चल रहा था, कब तक आप वही लुंगी गमछा बनाते रहोगे, है ना? तो यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। बट ग्रामीण बैंक एक तरीके से इन चीज़ों को रोकता था, गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स था उनको रोकता था, और खुद अपना लाइमलाइट फॉरेन में वो लेता रहता था। देन नेक्स्ट अगर हम देखें माइक्रो फाइनेंस डेट ट्रैप, मैंने पहले भी कहा कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई थे इसके। व्हाइल माइक्रो फाइनेंस इज सेलिब्रेटेड फॉर एम्पावरिंग वुमेन, इट हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर ट्रैपिंग पुअर बोरोवर्स इन डेट। रिपोर्ट्स आई हैं कि ग्रामीण बैंक जो चार्ज करता था इंटरेस्ट, वो 20 से 25% तक चार्ज करता था, जो स्टेट रंग बैंक से बहुत ज़्यादा था। कुछ इंस्टेंसेस देखने को मिले थे बांग्लादेश के कुछ रीजन जैसे टंगाइल, रांगपुर, इन सब के यहाँ इन सब जगहों पे एक्सट्रीम पॉवर्टी शुरू हो गया था बिकॉज ऑफ दीज हाई इंटरेस्ट रेट लोन्स। जो लोग थे वो डिफॉल्ट कर जाते थे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस और खराब हो जाती थी। इफ सच इश्यूज आर नॉट एड्रेस्ड, इट रिस्क्स फॉस्टरिंग पब्लिक अनरेस्ट दैट कुड डिस्टेबलाइज बांग्लादेश, इनडायरेक्टली अफेक्टिंग इंडिया इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। बांग्लादेश अगर गरीब हो जाता है, डिस्टेबलाइज हो जाता है, वो इंडिया के लिए भी और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा। जो इल्लीगल माइग्रेशंस होते हैं वो और बढ़ जाएगा, और इंडिया कभी नहीं चाहेगा उनके पास में एक गरीब सा एक फेल्ड स्टेट टाइप का स्टेट रहे। वो भी मॉडर्न स्टेट बने, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, इंजीनियरिंग वाइज मॉडर्निटी की तरफ जाए। एंड वी वर वेरी हैप्पी कि बांग्लादेश पैसे कमा रहा है, बांग्लादेश एक्सपोर्ट अच्छा। इनफैक्ट बांग्लादेश जब कोविड के दौरान टेक्सटाइल में इंडिया से आगे निकल गया, पर कैपिटा जीडीपी के मामले में इंडिया से आगे निकल गया, वी रिमेंबर कि इंडिया इसको सेलिब्रेट करता था। इंडिया मीडिया में एग्जांपल्स दिए जाते थे कि देखो बांग्लादेश कितना अच्छा कर रहा है, हम कहाँ रह गए। वी वर नॉट कि बांग्लादेश का हम नुकसान कैसे करेंगे, वी वर नॉट लाइक दैट। हम लोग उसको उल्टा सेलिब्रेट करते थे कि एक देश इतनी गरीबी से निकला और इतना अच्छा वो परफॉर्म कर रहा है। और अभी देखो, वो लिटरली वो दुश्मनी, दे हैव क्रिएटेड अ बैड ब्लड विथ इंडिया, दैट इज द थिंग। फिफ्थ रीजन वाई ही इज डेट्रीमेंटल इज रिस्क ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशन, जो आज हमें देखने को मिल रहा है। यूनुस वाज वोकल क्रिटिक ऑफ बांग्लादेश डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म। हर जगह जाके हसीना की बुराई करना, अवामी लीग की बुराई करना, ये उसका फुल टाइम जॉब था। ठीक है, इससे क्या हुआ, डिप्लोमेटिक टेंशन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाते थे कि और वो देश जैसे अगर कनाडा में जाके कोई खालिस्तान की बात करे तो हमारे और कनाडा के बीच के रिलेशन खराब होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर बांग्लादेश यूएस में बैठ के एंटी बांग्लादेश स्टेटमेंट दे और अमेरिका उसको कैटर करे तो बांग्लादेश अमेरिका के रिलेशंस खराब हो जाएंगे। तो ये कारण था डिप्लोमेटिक टेंशन का। एग्जाम्पल अगर हम देखें, ग्रामीण बैंक डिस्प्यूट के दौरान यूनुस इंटरनेशनल सपोर्टर्स फ्रेम्ड बांग्लादेश एज अनडेमोक्रेटिक, डैमेजिंग इट्स इमेज। जो बांग्लादेश के यूनुस के जो सपोर्टर्स थे, जो अच्छे अच्छे ऑफिसर्स में बैठे थे, पोजीशंस में बैठे थे, वो बांग्लादेश की एक बड़ी खराब सी इमेज पोर्ट्रे करने लग गए पूरी दुनिया में। Such narrative hinders Bangladesh trade relations with regional allies like India, which relies on stability for its Look East policy. इंडिया का जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसमें बांग्लादेश काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है, था भी और है भी। बट उसके लिए देश में स्टेबिलिटी होना चाहिए। अगर इस टाइप की हरकतें होती रहें तो इंडिया को भी टेंशन हो जाएगा कि हम कैसे बांग्लादेश के साथ काम करेंगे। एक व्यक्ति जाके बांग्लादेश की बुराई कर रहे हैं, बड़े बड़े जो वेस्टर्न सुपर पावर्स हैं वो भी बांग्लादेश की बुराई कर रहे हैं। सो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्केप्टिसिज्म अमंग द ट्रेड पार्टनर्स।
Then criticism of economic policy effort. UNOS's emphasis on microfinance often comes at a cost of large scale economic development. ये बात पहले भी मैं बोल चुका हूँ, उसका फोकस हमेशा माइक्रो फाइनेंस है कि गरीब लोगों को लोन दो एंड उससे अरे कब तक गरीब आदमी को लोन दे के उनसे छोटे मोटे काम करवाते रहोगे. आफ्टर अ पॉइंट यू हैव टू गो लार्ज, यू हैव टू गो इनटू डेवलपमेंट को लार्ज स्केल इकोनॉमी. बांग्लादेश का जो गारमेंट इंडस्ट्री है विच एम्प्लॉयज मिलियंस एंड जनरेट सब्सटैंशियल एक्सपोर्ट रेवेन्यू रिक्वायर्स लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट. बड़ी कंपनी का हैंडलूम से आपका ज्यादा दिन नहीं चलेगा, यहाँ घर में छोटे छोटे पावर लूम से आपका ज्यादा दिन नहीं चलेगा. आपको बड़ी इंडस्ट्रीज चाहिए और वो कभी भी माइक्रो फाइनेंस से नहीं हो सकता. उसके लिए आपको बड़े वर्ल्ड बैंक के लोन, एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन, उस टाइप की चीजें चाहिए. गवर्नमेंट का बड़ा हेल्प चाहिए, रात दिन छोटे-छोटे 2-5 हज़ार सबको बाँटते रहो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा. एक लिमिट तक होगा, उसके बाद नहीं. इंस्टेड ऑफ प्रायोरिटाइजिंग सच सेक्टर्स, द फोकस ऑन स्मॉल स्केल लोन हैज़ लिमिटेड बांग्लादेश's ब्रॉडर इकोनॉमिक ग्रोथ. लोग आज भी जो है ना, वो छोटे-मोटे काम करते ही रहेगा बिकॉज़ ऑफ दीज़ ईज़ी स्मॉल लेवल लोन. दिस लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लोज़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक बीबीआईएन, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट था, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा धक्का पड़ता है बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द मनी इज़ डाइवर्टेड, इज़ चैनलाइज्ड इनटू all these छोटे-छोटे microfinance loan instead of big investments. Then seventh reason is political polarization in Bangladesh. Yunus's public disagreement with the ruling Awami League had turned him into a symbol of opposition, deepening political division. तो जब अवामी लीग थी तब उसके उस दौरान ऑपोजिशन बोल के लोग, ऑपोजिशन तो बीएनपी था ही बट एक और चेहरा, इंटरनेशनल जो चेहरा था वो मोहम्मद यूनुस का बन गया था, दैट ही इज द मेन ऑपोजिशन बट लिविंग अब्रॉड. अब इससे क्या हुआ है ना, आजकल आप देखोगे बहुत सारे बांग्लादेशी यूट्यूबर्स हैं जो फॉरेन में सेटल्ड हैं. ऑपोजिशन, फॉरेन में ऑपोजिशन ढूंढने की एक ट्रेंड शुरू हो गई है बांग्लादेश में कि कोई अगर हमारा भला करेगा तो वो बाहर सेटल्ड होके एक बंदा है जो भला करेगा. ये चीज़ याद रखना चाहिए, ऑपोजिशन कभी भी फॉरेन में बैठा हुआ नहीं होना चाहिए. अगर वो फॉरेन में बैठा हुआ ऑपोजिशन है तो समझ लो वो प्योर ऑपोजिशन नहीं है, उसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस होगा ही. जो ऑपोजिशन है वो आपके घर पे बैठा हुआ, ज़मीन पे आपके साथ बैठा हुआ बंदा होना चाहिए जो आपके साथ लड़े. दैट इज़ द ऑपोजिशन. कोई फॉरेन में बैठ के यूट्यूब वीडियोज़ बना के अगर आपकी हेल्प करने की बात कर रहा है तो देयर इज समथिंग फिशी अबाउट इट. एनीवेज वो सूनर और लेटर लोगों को पता लग जाता है. बात से नहीं समझ में आता है तो फिर जब पढ़ती है तब समझ में आता है. तो एनीवेज, रूल ड्यूरिंग द 2014 नेशनल इलेक्शन, यूनुस's इंटरनेशनल स्टेटमेंट वेर परसीव्ड एज अटेम्प्ट टू अंडरमाइन गवर्नमेंट. 2014 के जो नेशनल इलेक्शंस हुए थे उसमें भी उनके जो स्टेटमेंट्स थे वो बिल्कुल ही गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने वाले स्टेटमेंट्स थे. पॉलिटिकल पोलराइजेशन कैन डिस्टेबलाइज डोमेस्टिक गवर्नेंस, स्लोइंग कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लाइक इंडिया बांग्लादेश गंगा वाटर ट्रीटी. पब्लिक परसेप्शन खराब हो जाता है. देश के अंदर की जो सरकार है उसका मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके बाहर की फॉरेन की सरकार आपके साथ पार्टनरशिप करेगी. अगर आपकी खुद ही कुर्सियाँ हिल रही हैं तो बाहर के लोग कैसे फिर आपके साथ कोई ट्रीटी साइन करेंगे. तो इस वजह से भी अगर सरकार कमज़ोर होती है ना तो बाकी के देश भी आपको सीरियसली नहीं लेते हैं. तो ये सब जो ट्रीटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, इसमें काफ़ी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है अगर आप डिस्टेबलाइज़ कर दो अपनी ही सरकार को. देन एट दिस परसेप्शन ऑफ एलिटिज़्म. ये तो है, ये बंदा हमेशा अमेरिका में रहा, यूरोप में घूमा और एलीट लोगों के बीच में रहा. इसको पता ही नहीं है बांग्लादेश की रियल प्रॉब्लम्स क्या है. आज भी अगर आप बांग्लादेश के मीडिया को सुनोगे आपको पता चलेगा लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि वो खाना इतना महँगा हो गया है, सब्जियाँ इतनी महँगी हो गई हैं. नोबडी हैज़ द परचेजिंग पावर टू बाय एनीथिंग इन द मार्केट. लोग जाके एक बैग लेके जाते हैं बाज़ार में, फिर आधे टाइम तो रोते हुए मिलते हैं मीडिया वालों को. और वो हमेशा ही कंप्लेन करते हैं कि वो जो मोहम्मद यूनुस है वो अपने ऑफिस में बैठ के खाली मीटिंग्स कर रहा है, बड़े-बड़े लोगों से बात कर रहा है और क्लीन वर्क जो व्हाइट कॉलर जॉब्स है वही सब कर रहा है. बट उसको रियलिटी तो पता ही नहीं कि जो आम रूरल बांग्लादेशी है या आम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बांग्लादेशी है उसको प्रॉब्लम क्या है. बाजार में वो खाना नहीं खा पा रहा है, उसके बच्चे भूखे हैं, उसके फैमिलीज भूखे हैं, तो उसको तो पता ही नहीं है, वो अपने ही दुनिया में है. दिस इज द एलिटिज्म, accusation of elitism on Muhammad Yunus. Despite his international acclaim, many rural Bangladeshis view Yunus as disconnected from their realities. For instance, critics argue that, और ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, हमेशा से थी. ठीक है, वो ऐसी थ्योरीज लेके आता था जो बुक्स में तो अच्छी थी बट जमीनी हकीकत में उनका कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं था. फॉर इंस्टेंस, क्रिटिक आर्ग्यू दैट ग्रामीण बैंक टारगेट्स वुमेन बोरोवर फॉर इट्स लोन बट फेल टू प्रोवाइड सस्टेनेबल स्किल्स ट्रेनिंग और पाथवे आउट ऑफ पॉवर्टी. आप उनको लोन तो दे देते हो पर उनके स्किल डेवलपमेंट में काम नहीं करते हो. ठीक है, तो वो जो काम करते आ रहे हैं पिछले 100 सालों से वही काम कर रहे हैं. अगर आप देखोगे ये जो मेन ट्रेड पोर्ट्स हैं, पेट्रापोल, बेनापोल, इंडिया के साथ जो ट्रेड करते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स होता है, आप देखोगे ये बांग्लादेश के जो ट्रेडर्स हैं वही रूरल प्रोडक्ट्स, वही लुंगी, गमछा, धोती, वही सब बेच रहे हैं पिछले 30 सालों से. देयर हैज बीन नो अपग्रेड. तो अगर आपको ऊपर जाना है, सिर्फ सेल्स नहीं बढ़ाना है, आपको प्रोडक्ट का क्वालिटी भी बढ़ाना है, उसके लिए यू नीड प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग, उसके लिए यू नीड बिग इन्वेस्टमेंट. वो छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट से आप वही करते रहोगे जो आप 50 साल पहले कर रहे हो, एंड दैट इज नॉट सस्टेनेबल. So this is one allegation. Then next is strain on trade, regional trade and development. Microcredit
model like Grameen Bank often do not align with regional economic projects which focus on infrastructure and industrialization. देश तो हमेशा सोचेगा कि हम इंडस्ट्रियलाइज करें, दुनिया के साथ अगर चलना है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चाहिए, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चाहिए। इस बंदे का है कि बस माइक्रो क्रेडिट लोन दे दो लोगों को और लोग अपने घर में बैठ के छोटे-छोटे काम करते रहेंगे। सो इट डज़ नॉट अलाइज़ विद द कंट्रीज़ बिग एस्पिरेशन, बिग पिक्चर के साथ उसका कोई लिंक नहीं था। फॉर एग्जांपल, व्हाइल बांग्लादेश इज़ कोलैबोरेटिंग विद इंडिया टू बिल्ड द त्रिपुरा अखौरा rail link to improve connectivity, disproportionate focus on microfinance can hinder these projects by diverting attention and resources from large scale development initiative. लोगों का ध्यान, लोगों का जो रिसोर्स है वो बड़े प्रोजेक्ट्स से हटके ये छोटे-छोटे लोन्स में ही अटका रह जाता है। ये पॉइंट हम बार-बार इसको रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इट हैज़ क्रिएटेड अ बिग प्रॉब्लम। बांग्लादेश जो एक पहचान था ना गरीब देश का 30 साल पहले, वही पहचान उनका अभी भी है रह गया है। ठीक है? अब एक एक डायलॉग था आई थिंक एक वेब सीरीज़ का, आशुतोष राणा उसमें बोलता है कि आप क्या हमेशा से उभरते हुए नेता ही बने रहना चाहते हैं कि कभी ठीक से उभरना भी चाहते हैं? यही हाल है बांग्लादेश का। उनकी क्रिकेट टीम भी आज से 30 साल पहले भी अंडरडॉग्स थी, आज भी अंडरडॉग्स है। ठीक से ये उभर ही नहीं पाए। कब तक आप वही उभरते हुए नेता बने रहोगे? कभी ठीक से उभरो भी। अब जब तक आप बड़ा नहीं खेलोगे, जब तक आप हाइली स्किल्ड नहीं होगे, हाई एंड प्रोडक्ट्स नहीं बनाओगे, तब तक आप वही उभरते हुए नेता ही रह जाओगे हमेशा, है ना? 30 साल 35 साल से वही एक लुंगी गमछा बेच रहे हो आप आके। सो दिस इज़ नॉट गुड। शेख हसीना वाज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव द स्किल्स, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट लाना, तब जाके वो वर्ल्ड मैप में वो देश आता है। ठीक है? वो फॉरेनर्स के कपड़े सील-सील के कब तक आप पैसा कमाओगे? Okay, so this was one problem. Then last is foreign relations narrative. Yunus's international connections allow him to amplify Bangladesh's domestic issue on global platform which can damage its image. ये तो हुआ ही है। जब तक वो बाहर रहा है बंदा, तब तक वो बांग्लादेश के डोमेस्टिक इशू जो डोमेस्टिक अंदर ही रहना चाहिए। अपने इंडिया में भी है कि लोग बाहर जाके बुराई नहीं करते और कोई गलती से कर भी देता तो उसकी बड़ी फिर खिंचाई होती है कि देश के प्रॉब्लम आप देश में बैठ के देश के लोगों के साथ सॉल्व करो। पूरी दुनिया में स्टेज पे चढ़-चढ़ के आपको गाने से वो उल्टा देश का इमेज ही खराब होता है, उससे सॉल्व तो कुछ नहीं होता है। तो ये काम उसने किया पिछले 25-30 सालों से, वो घूम-घूम के सिर्फ बुराई कर रहा है देश की। सो दिस इज़ वन थिंग। देन For instance, Yunus's 2011 criticism of Bangladesh's government in global media painted the ruling party in a negative light. ठीक है, नैरेटिव बिल्ड करने की बात है, ये सिर्फ गंदा नैरेटिव ही बिल्ड करता रहा है। Such initiative can weaken Bangladesh's diplomatic relationship and strategic ties with India, particularly in sensitive project like Teesta Water Sharing Agreement, where mutual trust is paramount. देखो सबको कुर्सी चाहिए। 1947 में भी ये हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना को लगता था कि उसको साइडलाइन कर दिया गया, उसको कुर्सी चाहिए थी, सत्ता चाहिए थी। उस वजह से उसने देश के टुकड़े करा दिए, जस्ट फॉर हिज ओन इंटरेस्ट। ये बंदा भी इसको अपना कुर्सी चाहिए, इसको अपना पावर चाहिए, उसी वजह से ये घूम-घूम के पिछले 25-30 सालों से ऐसे काम कर रहा है व्हिच इज़ अंडरमाइनिंग बांग्लादेश क्रेडिबिलिटी। बांग्लादेश की जड़ें काट के ये अपने लिए कुर्सी बना रहा है और बन गया कुर्सी, अब ले लो, अब बैठ जाओ कुर्सी पे। मगर एट व्हाट कॉस्ट हैव यू गॉट दिस चेयर? आपने 25 साल 30 साल तक बांग्लादेश की इमेज पूरी दुनिया में घूम-घूम के खराब करी है। दिस इज़ व्हाट योर अचीवमेंट इज़। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट मोहम्मद यूनुस। मैं अगला वीडियो बनाऊँगा जिसमें प्रेज़ेंटली उसके जो एक्शंस हैं वो किस तरीके से बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा हार्म कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट इंडिया, इंडिया का क्या, इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करोगे क्या हो जाएगा? बट सबसे ज़्यादा क्षति जो है वो एक देश जो 92-94% आपका बाउंड्री घेर के बैठा है, उसके साथ पंगे ले रहे हो। थोड़ा प्रैक्टिकल सोच लो, ठीक है? थोड़ा-सा प्रैक्टिकल हो जाओ। तो अगला मैं वीडियो बनाऊँगा जिसमें ऐसे कारण मैं आपको बताऊँगा कि उन्होंने क्या-क्या एक्शन लिए हैं व्हिच इज़ मोस्टली डेट्रिमेंटल फॉर बांग्लादेश's वेल बीइंग। ठीक है?